हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत परमाणु की संरचना। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। परमाणु या एटम। परमाणु या एटम किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु वे छोटे से छोटे कण होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में कौन से 3 एलिमेंट पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है परमाणु। ओके, तो इनके बारे में हम और आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये परमाणु के अंदर ऋण आवेशित पार्टिकल्स होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ओके, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पूछा जाता है कभी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेशित कण होते हैं और यह किसी परमाणु के जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसके बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन जो होते हैं धन आवेशित कण होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और जो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ओके, गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और ये परमाणु के नाभिक के अंदर ही पाए जाते हैं। ओके, परमाणु के नाभिक के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे किसी परमाणु का ये नाभिक हो गया, इसके अंदर ये प्लस चार्ज पाए जाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात की जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम। ओके, और प्रोटॉन पर आवेश या चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की ये पूछा जाता है, और चार्ज भी पूछा जाता है कि किस प्रकार के आवेशित कण होते हैं। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का कितना होगा? 1836 गुना। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो होते हैं और ये इनमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, आवेशहीन कण होते हैं, ना तो इसमें पॉजिटिव ना ही निगेटिव चार्ज पाया जाता है, बल्कि ये आवेशहीन कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने। ओके, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ओके, और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है। नाभिक के अंदर इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता। ओके, इस प्रकार हमने देखा कि परमाणु के जो 3 एलिमेंट्स कौन से हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं इनके खोजकर्ता और ये सभी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नाभिक या न्यूक्लियस की। किसी परमाणु के यह केंद्र में स्थित होता है, नाभिक या न्यूक्लियस। ओके, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। किसी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया। इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, किंतु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर चारों ओर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
ओके। जिस प्रकार से हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह है ना, प्लैनेट्स हैं, वो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है और किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप नाभिक की तुलना सूर्य से कर सकते हैं, सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं। ओके, नाभिक या परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, अर्थात नाभिक या परमाणु के अंदर प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं परमाणु का जो आकार है। ओके, इसके सेंटर पॉइंट में आप ये परमाणु का नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर जो कक्षाएं दिख रही है आपको, ऑर्बिट दिख रहे हैं, इनके बाहर चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। ओके, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ओके, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ऐसी संख्या होती है जो ये बताती है कि जो भी एलिमेंट्स है उसका एक जो परमाणु होगा उसका जो भार होगा वह कार्बन के एक परमाणु के भार से एक परमाणु के भार के 1/12वां भाग होगा। ओके, जो किसी तत्व, मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो उसका जो एक ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह कार्बन जो है कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान से कितना गुना भारी होगा, ये इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। ओके, जैसे मान लीजिए किसी तत्व ले लीजिए, कोई हाइड्रोजन है, उसका परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, 2 है। ओके, 2 है, और कार्बन 12 का परमाणु का द्रव्यमान है 12 है। ओके, तो इस प्रकार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 12 गुणा 1/12, या इसको 24 मान सकते, तो 24 में 1/12 का मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ओके, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। ओके, एटॉमिक मास इसे कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को दूसरे शब्दों में और डिफाइन किया गया है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, ओके, परमाणु द्रव्यमान या जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, वो क्या होती है? कुल प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये उसे कहते हैं कुल परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं इमेज, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ सिंगल एटम। किसी एटम या किसी परमाणु की बात करें तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या वह संख्या होगी जो उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, इनके योगफल के बराबर होगी। नेक्स्ट है, ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इत्यादि, जिनके परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इनकी एटॉमिक मास दी गई है, परमाणु संख्या दी गई है कितनी होती है। ओके, जनरली जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक से डबल होता है परमाणु द्रव्यमान। ओके, एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर से डबल होता है जनरली। जैसे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका जो एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका 12 हो जाएगा।
एटॉमिक मास। ओके, और वैलेंसी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होती है वैलेंसी। किसी भी जो तत्व या किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता वह संख्या होती है जो कि उस तत्व के न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता भी उतनी ही होगी। ओके, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लीजिए। तो ये सभी टेबल दी हुई है विभिन्न तत्वों की, जिनके परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के जो तत्व है उनकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इनकी वैलेंसी के बारे में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान या अणुभार। ओके, अभी हमने इससे पहले परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं अणुभार की, मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं सभी अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सभी परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु। ओके, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है, और 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास का, आणविक द्रव्यमान का। तो किसी तत्व का अणुभार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। डेफिनेशन सेम है दोस्तों, जो हम एटॉमिक मास देख रहे थे, परमाणु भार देख रहे थे, उसमें परमाणु शब्द आ रहा था किंतु इसमें अणु शब्द आएगा। तो किसी तत्व का अणुभार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु जो है कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ओके, और अणुभार की गणना किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर किया जा सकता है। तो देखिए अणुभार क्या होता है, जैसे आपको हाइड्रोजन का अणुभार निकालना है। ओके, तो हाइड्रोजन का अणुभार आप कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का जो एक अणु होगा, एक मॉलिक्यूल जो होगा उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, कार्बन 12 के जो अणु है उसके 1/12 भाग से इसकी तुलना करेंगे। इस प्रकार से आप इसे मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, अणुभार की गणना करने पर। जैसे कोई कंपाउंड है, ओके, जैसे कोई कंपाउंड है NaCl, मान लीजिए NaCl है, इसके अणुभार की गणना करना रहेगा, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, इसका यदि कैलकुलेशन करना होगा तो तब आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा अलग अलग एलिमेंट्स का। इसमें सोडियम का आप एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इस प्रकार दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, और इस पूरे जो कंपाउंड है NaCl उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हम बात करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, NaCl के अणुभार की गणना करना। ओके, NaCl के अणुभार की गणना करना। तो हम जानते हैं सोडियम जो होता है, NaCl जो होता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, और सोडियम की संयोजकता वैलेंसी हमने डिस्कस किया था +1 होती है, और क्लोरीन की होती है -7, क्योंकि क्लोरीन जो हैलोजन ग्रुप में आता है इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को यह रिसीव कर लेता है सोडियम से। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड बनता है। और यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर जैसे मास की गणना कर रहे हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास हो जाएगा, ओके, जनरली मैंने अभी बताया था कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है इससे डबल होता है, सामान्यतः डबल होता है। ओके, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 पॉइंट समथिंग होता है, पॉइंट में डिफरेंस रहता है, वेरी करता है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जैसे 11 है उसका डबल हो जाएगा, 22.98 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके, और Cl का परमाणु भार हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु भार हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा 35.46। इस प्रकार हमने सोडियम और क्लोरीन का परमाणु भार मॉलिक्यूलर मास निकाला इंडिविजुअल। फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने से ये जो आएगा 58.44, यही हो जाएगा हमारा NaCl का मॉलिक्यूलर भार। ओके, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, CaCl2 के अणुभार की गणना करना।
तो ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है जिसके अणुभार की गणना करने के लिए हमें पहले कैल्शियम का अणुभार निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, फिर CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैल्शियम का परमाणु भार निकालते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है, तो इसका डबल हो जाएगा 40.08 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और क्लोरीन का 17 होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, इसका डबल हो जाएगा 35.45। चूँकि इसके एक अणु का है, किंतु यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Cl2 है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसे हम ऐड कर देंगे 40.08 में, तो फाइनली आ जाएगा 110.98। तो ये हो जाएगा CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब डिस्कस करते हैं मोल संख्या या एवोगैड्रो नंबर। अब ये क्या चीज़ होती है? तो मोल संख्या जो होती है किसी तत्व के 1 ग्राम अणु या परमाणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को कहा जाता है मोल संख्या। ओके, जैसे आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, ओके, नाइट्रोजन ले लीजिए, तो उसका जो 1 ग्राम में 1 ग्राम जो होगा उसे हम 1 मोल कहेंगे, और उसमें जितने भी एटम्स होंगे, या आप जब मॉलिक्यूल की काउंटिंग करेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या को कहा जाएगा 1 मोल संख्या। ओके, और ये जो होते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। इसे ही एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट के नाम पर इनका इस संख्या का नाम है एवोगैड्रो नंबर, और इसे अंग्रेजी के कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। तो एक मोल संख्या में की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 होती है 1 मोल बराबर। इसे ही एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग किया जाता है जैसे किसी भी तत्व का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, कार्बन 12 का जो एटम होता है, कार्बन 12 जो एटम है उसका जो है स्टैंडर्ड उसको लिया गया है, कार्बन 12 के एटम को स्टैंडर्ड मानकर लिया गया है। ओके, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का 1 एटॉमिक मास है, हीलियम का 4 एटॉमिक मास है, और कार्बन 12 का है 12 एटॉमिक मास। ओके, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके, तो हमें यदि 12 AMU यानी जो कार्बन 12 का यदि हमको मास दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, ओके, कार्बन 12 का मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास है 12 यूनिट है, इसमें हम यदि एवोगैड्रो संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो कुल एटम्स या जो कुल मॉलिक्यूल्स है उनका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी अन्य डेफिनेशन की बात की जाए तो समान ताप तथा दाब पर, नॉर्मल इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तथा इक्वल वॉल्यूम पर सभी गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, ये दूसरा कंटेनर है और एक तीसरा कंटेनर है। अब क्या होगा, जब इनका आप टेम्परेचर सेम कर देंगे, ओके, T1 इक्वल टू T2 कर देंगे, दाब भी सेम कर देंगे, P1 इक्वल टू P2, और वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि समान आयतन कहा गया है इसलिए V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 हो जाएगा। तो समान ताप भी हो गया, दाब भी हो गया और वॉल्यूम भी हो गया। तो इस कंडीशन में जो अलग अलग गैसें, हमने 3 कंटेनर में अलग अलग गैसें लिया, मान लीजिए यहाँ पे O2 लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, ओके, यहाँ पे सल्फ़र ले लिया, तो एक सेम वॉल्यूम है इनका और टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो इस प्रकार ये सेम वॉल्यूम में क्या होगा, नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी संख्या भी क्या होगी? सेम होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास का।
और मैं आगे मॉलिक्यूलर मास पे एक नया वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो है परमाणु संरचना का ये फर्स्ट पार्ट था, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो परमाणु मॉडल थे अलग अलग वैज्ञानिकों, इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और ये जो टॉपिक है वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, चाहे आप रेलवे ले लीजिए या कोई एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लीजिए। तो ये मोल का कॉन्सेप्ट में एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 जिसका शीघ्र अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है परमाणु संरचना के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।